नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग अपने फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि हाइड्रोलिक्स के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन के वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक सवाल पूछा था कि हम लोग को जो सिलेबस पढ़ना है उसमें हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स का जो नेम है वो हाइड्रोलिक्स लिखा हुआ है। तो ये आखिर क्यों लिखा हुआ है कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो हाइड्रोलिक्स के नाम से हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया हुआ है। तो इसका ये हमने आपसे पूछा था, लेकिन अभी तक आपने किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। तो चलिए, अब वो समय आ चुका है कि मैं अब इसका जवाब दूं। तो दोस्तों, हम लोग अपने सिलेबस कंटिन्यू करेंगे और हम लोग एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का हाइड्रोलिक्स का सिलेबस है। तो आज का हमारा टॉपिक ही है हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स बेसिकली होता ही क्या है? हाइड्रोलिक्स दोस्तों, आप लोग को शायद पता होगा कि ये हाइड्रोलिक्स जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड बना है वो ग्रीक वर्ड से बना है। और वो ग्रीक वर्ड कौन है? ये एक ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक में एक वर्ड होता है हाउडर, ठीक है। हाउडर वर्ड से ही हाइड्रोलिक्स बना है। और ग्रीक वर्ड में, ग्रीक लैंग्वेज में जो हाउडर का जो मतलब होता है वो होता है वाटर। यानी कि जो हाइड्रोलिक्स हमारा जो है सब्जेक्ट वो है रिलेटेड वाटर से। तो दोस्तों, हम लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में जितना भी हाइड्रोलिक्स में जो भी चीज़ पढ़ना है, यानी कि जो भी चीज़ हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है, वो सारा चीज़ पढ़ना है रिलेटेड टू वाटर। क्योंकि हाइड्रोलिक्स का मतलब ही होता है वाटर। और हम लोग को फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोलिक्स। आपने सुना होगा कि हाइड्रोलिक मशीन होता है, या किसी से भी सुना होगा कि ये हाइड्रोलिक मशीन है। कभी आपने ये सुना है कि ये फ्लूइड मशीन है? कभी नहीं सुना है। क्योंकि दोस्तों, फ्लूइड में तो सारा लिक्विड और सारा गैस आ जाता है, लेकिन हाइड्रोलिक्स कहने का मतलब होता है कि सिर्फ वही चीज़ आएगा जो चीज़ रिलेटेड होगा आपका वाटर से। यानी कि हाइड्रोलिक मशीन जो होता है आपका टरबाइन होता है, पेल्टन टरबाइन होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, जो भी आपका हाइड्रोलिक्स मशीन होता है वो सारा का नेम हम हाइड्रोलिक्स मशीन बोलते हैं, ना कि हम फ्लूइड मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का जो मशीन का जो नेम है वो भी हम हाइड्रोलिक मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारा जो मशीन है ना वो रिलेटेड है वाटर से, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में हाइड्रोलिक्स का मतलब अगर होता है वाटर, तो वाटर से रिलेटेड ही इस सब्जेक्ट में जो भी कुछ पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है। यानी कि जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो हम लोग इस सब्जेक्ट में सारा चीज़ पढ़ेंगे। वाटर का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसी का नेचर पढ़ेंगे। यानी कि वाटर से रिलेटेड जितना भी कुछ होगा उसी के बारे में हम लोग को अपने सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स होता क्या है दोस्तों? ये तो आप लोग पता लग गया कि ये है वाटर से रिलेटेड, क्योंकि हाइड्रोलिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड हाउडर से बना है। वो हाउडर का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में वाटर। और वाटर यानी कि ये जो हाइड्रोलिक्स वर्ड है वो है वाटर से रिलेटेड। अगर हम लोग इसकी डिफिनेशन की बात करें दोस्तों कि हाइड्रोलिक्स होता क्या है, तो हम लोग इसका डिफिनेशन सबसे पहले लिख लेते हैं कि हाइड्रोलिक्स जो है हमारा it is a branch of science, it is branch of engineering science, engineering science in which we deals about nature, properties and application of water when it is rest और मोशन कंडीशन। यानी कि दोस्तों, हमारा जो हाइड्रोलिक्स है वो एक इंजीनियरिंग साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ वाटर।
के बारे में, ठीक है। इस ब्रांच में जो है वो वाटर आपका रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो ये आपका होता है हाइड्रोलिक्स। अब दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स की, इसका कौन कौन सा ब्रांच होता है हाइड्रोलिक्स का, तो हाइड्रोलिक्स का जो मेनली ब्रांच है वो 3 ब्रांच है दोस्तों। एक है आपका हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा है आपका हाइड्रोडायनेमिक और तीसरा है आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। लेकिन आप लोग जो सिलेबस में दिया हुआ है वो 2 चीज़ दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ उसी का डिस्कशन करेंगे। और स्टैटिक्स, डायनेमिक, काइनेटिक और काइनेमैटिक ये क्या होता है, ये हमने आप पहले ही फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग दोबारा से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग वहाँ पे क्या होता है स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स, इस चारों के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में डिटेल से चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे जो है वो हम लोग सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो चीज़ सिलेबस में नहीं है और उस चीज़ को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो चीज़ आगे भी यूज नहीं होता है। जितना आपको ज़रूरत था वो हम उतना आपको बता चुके थे। तो अगर इसका ब्रांच की बात करते हैं तो मेनली इसको हम 2 ब्रांच में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आपका जो ब्रांच है वो आ जाएगा आपका, यहीं पर लिखते हैं, वो आ जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होगा दोस्तों, तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ हाइड्रोलिक्स in which we study about nature, properties and application of water in rest condition। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है। यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स हमारा क्या है कि इसमें हम लोग नेचर, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ते हैं, जब वाटर जो होता है हमारा वो होता है रेस्ट कंडीशन में, वाटर इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है दोस्तों, तो जब हमारा वाटर जो होता है अगर तो रेस्ट कंडीशन में होगा तो उसको में हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में उसको पढ़ते हैं। और जब हमारा जो वाटर है, देखिए यहाँ पे हम लिखाए थे कि यहाँ पे जो वाटर है वो रेस्ट और मोशन दोनों में रह सकता है। तो जब हमारा वाटर रेस्ट कंडीशन में रहेगा और तब हम वाटर उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। और जब हमारा वाटर जो है वो मोशन कंडीशन में रहेगा और तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो आपका कहला जाएगा हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो डिफिनेशन आपका सेम टू सेम हाइड्रोडायनेमिक्स का भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपका जो रेस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे हो जाएगा आपका मोशन। तो ये इसको काट करके आप ये डिफिनेशन कर सकते हैं, इसके जगह पे आप लोग कर लीजिएगा और यहाँ पे कर दीजिए मोशन। और यहाँ पे जो मोशन का जो कॉज होता है, वाटर जो है वो जिस कारण से मूव कर रहा है, हम लोग उस एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं, यानी कि उस फोर्स के बारे में भी इसमें पढ़ते हैं, किसमें, हाइड्रोडायनेमिक्स में, कि वाटर जो है वो किस एनर्जी के कारण मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा, ऑल्सो कंसीडर, यहाँ पे आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा, ऑल्सो कंसीडर एनर्जी। यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स में जो है वो हम लोग एनर्जी के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक्स देखें, हाइड्रोलिक्स क्या होता है, तो देखें हाइड्रोलिक्स होता है जो है वो वाटर के साथ डील करता है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिक्स का ब्रांच देखें तो हाइड्रोलिक्स का यहाँ पे हम लोग 2 ब्रांच देखें, एक देखें हाइड्रोस्टैटिक्स, सेकेंड देखें हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स जो है वो वाटर के बारे में डील करता है जब जो वाटर जो है वो रेस्ट कंडीशन में रहता है, और हाइड्रोडायनेमिक्स जो है वो वाटर के बारे में डील करता है जब वाटर जो है वो हमारा मोशन कंडीशन में रहता है। और साथ ही साथ इसमें हम लोग
ऑल्सो कंसिडर करते हैं एनर्जी को, तो ये ऑल्सो कंसिडर एनर्जी है इसको आप लास्ट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और हाइड्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन आपको यही हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रेस्ट कर लीजिएगा जो पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। और आपका काइनेमैटिक्स क्या होता है ये हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग का कई से फ्लूइड का जो कई सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है, जिसमें से आता है आपका डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, यूनिट वेट, सरफेस टेंशन, ठीक है, बल्क मॉडुलस। तो हम लोग ये सारा चीज़ जो है वो इसका फ्लूइड का प्रॉपर्टी जो है हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सारा चीज़ देखेंगे फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी होता है वो किस किस चीज़ से अफेक्टेड होता है। अगर कहीं पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो फ्लूइड का कौन कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो अफेक्टेड होगा। तो अब फ्लूइड का प्रॉपर्टीज का हम लोग बात करते हैं और सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं वो है डेंसिटी। फ्लूइड का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। और डेंसिटी जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है कि डेंसिटी किसी भी चीज़ का होता है वो कहलाता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड, एनी फ्लूइड। और यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। हम लोग यहाँ पे फ्लूइड का बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे फ्लूइड लिखेंगे। तो किसी भी चीज़ के यूनिट वॉल्यूम में जितना उसका मास होता है उसी को हम लोग बोलते हैं उस चीज़ का डेंसिटी, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या होता है दोस्तों कि ये जो होता है वो डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय रो। यानी कि डेंसिटी को दोस्तों डिनोट किया जाता है किस चीज़ से, रो से इसको डिनोट किया जाता है। और अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों। और मास ऑफ फ्लूइड, तो मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यू। यानी कि डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा वो केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि डेंसिटी इक्वल टू हम लिख रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी की बात करते हैं तो जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है उसका जो डेंसिटी होता है दोस्तों वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी ऑफ सी वाटर, यानी कि जो समुद्र में जो वाटर है हम लोग उसका डेंसिटी का अगर बात करते हैं तो वो हो जाता है 1023 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और यहीं पे अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ अगर आइस की बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका 950 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों ही वाटर का है, ये जो डेंसिटी है वो नॉर्मल वाटर का है और ये जो डेंसिटी है ना वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो डेंसिटी होता है दोस्तों ये एक्चुअली होता है 998 kg पर मीटर क्यूब, लेकिन हम लोग इसको अप्रॉक्स जो है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब लिखते हैं, यूज करते हैं हमेशा इसी को, ठीक है। और हम लोग अगर डेंसिटी ऑफ एयर का बात करें कि एयर का डेंसिटी कितना होता है तो ये होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ ऑयल, अगर ऑयल का डेंसिटी देखें दोस्तों तो ये होता है 800 से लेकर के 900 kg पर मीटर क्यूब। और अगर हम लोग बात करें पेट्रोल के डेंसिटी का तो पेट्रोल जो होता है हमारा उसका जो डेंसिटी होता है वो होता है 750 kg पर मीटर क्यूब। जब आप लोग पेट्रोल पंप पर तेल लेने जाते हो गाड़ी में तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि डेंसिटी आपका कम है क्या ज़्यादा है। अगर जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी पेट्रोल का हो गया है डीजल का,
अगर डीजल के डेंसिटी का बात करते हैं तो जो डीजल का डेंसिटी होता है वो होता है आपका 850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, डीजल का डेंसिटी आपको रहता है 150 kg पर मीटर क्यूब। और अगर हम लोग बात करते हैं मरकरी का जो डेंसिटी होता है वो दोस्तों वो होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, एक और चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था इसरो में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के था कि आपको एक बकेट दिया गया है और उस बकेट में जो है वो 3 तरह का फ्लूइड है। ठीक है, आपके पास एक बकेट दिया गया है, उस बकेट में 3 तरह का फ्लूइड है और जो इसमें फ्लूइड जो 3 तरह का है दोस्तों उसका जो डेंसिटी है वो एक का डेंसिटी है रो, एक का डेंसिटी है 3 रो और एक का डेंसिटी है 2 रो। तो बताना है कि ये जो है उस बकेट में किस ऑर्डर में रहेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो आपका जाएगा सबसे नीचे, उसके बाद आएगा आपका 2 रो और जिसका डेंसिटी सबसे कम है वो आपका रहेगा सबसे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखा जा सकता है दोस्तों कि हम वेट इक्वल टू हम फॉर्मूला लिखते हैं mg। ठीक है, वेट इक्वल टू फॉर्मूला था mg यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो होता है कांस्टेंट, यानी कि ये जो होता है वो चेंज नहीं करता है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का वेट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका चेंज कर रहा है मास। ठीक है, और मास किस चीज़ पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर, कि किसी भी सब्सटेंस में एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल है उसी पे आपका डिपेंड करता है मास। यानी कि याद रखिएगा आप लोग दोस्तों कि किसी भी चीज़ का अगर मॉलिक्यूल का संख्या अगर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का नंबर अगर बढ़ेगा तो उसका बढ़ेगा मास। ठीक है, और अगर मास बढ़ेगा यानी कि उसका मास बढ़ रहा है तो उसका क्या बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उसका अगर मास बढ़ रहा है तो वो जो है वो हैवीनेस जो है उसका वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया दोस्तों डेंसिटी यही चीज़ होता है। और अगर बात करें कि डेंसिटी जो है आपका वो किस किस चीज़ों से अफेक्टेड होगा, ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि डेंसिटी जो है अगर हम लोग अपने फ्लूइड का जो टेम्परेचर वो अगर इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे, या फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा डेंसिटी पे। तो अगर फ्लूइड का बात करते हैं दोस्तों तो फ्लूइड में 2 चीज़ आता है, एक आ जाता है आपका लिक्विड और एक आ जाता है आपका गैस। ठीक है, अगर हम लोग लिक्विड में बात करें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर इफेक्ट ऑफ लोग प्रेशर देख रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का बात करते हैं अगर हम लोग लिक्विड पे, तो दोस्तों हमारा जो लिक्विड होता ना है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब है कि आप कुछ लिक्विड लीजिए, अब उस पर आप अपना कितना भी फोर्स लगाइए और फोर्स जितना भी लगाइए लेकिन वो जो है लिक्विड वो कंप्रेस नहीं होगा, वो कमेगा नहीं, उसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा, तो उसी को बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो ऐसे जो हमारा जो लिक्विड होता है जो लिक्विड होता है वो निग्लिजिबल कंप्रेशन होता है, इसमें जो कंप्रेशन है वो 0.05% होता है। तो ये जो अमाउंट है बहुत कम है, इसलिए जो है वो लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मान लिया जाता है। ठीक है, जब आप लोग कंप्रेसिबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कैसे 0.05% जो है वो लिक्विड कंप्रेसिबल है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो इनकम्प्रेसिबल मान लिया जाता है, उसको निग्लिजिबल के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इफेक्ट ऑफ अगर प्रेशर देखें लिक्विड पे, तो लिक्विड का जो अथी है मतलब इसमें अगर हम लिक्विड का अगर प्रेशर हम अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो लिक्विड के वॉल्यूम पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो है कांस्टेंट। तो नीचे वाला जो टर्म है वो हो गया अगर कांस्टेंट, तो इसका जो मास है वो मास तो किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होगा प्रेशर बढ़ाने या घटाने से, यानी कि अगर ये भी कांस्टेंट हो गया और आपका मास भी कांस्टेंट हो गया, तो अगर दोनों चीज़ कांस्टेंट हो गया तो आपका प्रेशर अथी क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी भी हो जाएगा कांस्टेंट।
यानी कि लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम लिक्विड का प्रेशर बढ़ाएं या फिर घटाएं, इसके डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगर वहीं हम लोग बात करते हैं अगर गैस का, अगर हम लोग गैस पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस पे अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम जो है गैस का वो डिक्रीज होगा, यानी गैस का वॉल्यूम जो है ना वो कमेगा। अगर गैस का वॉल्यूम अगर कमेगा तो नीचे में है वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम अगर कम रहा है तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि मास है क्या, कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कमेगा, मास है कांस्टेंट, तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर हम प्रेशर पे गैस पे प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सॉरी, जो गैस पे अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटने के कारण जो उसका डेंसिटी होगा वो बढ़ेगा और वाइस वर्सा होगा। यानी कि गैस का प्रेशर अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेंसिटी घटेगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें अगर टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट का, आप लोग अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लैंग्वेज बना करके मैं समझा दे रहा हूँ। तो अगर टेम्परेचर का बात करें दोस्तों तो गैस का, लिक्विड का देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से क्या होगा कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, और अगर लिक्विड का अगर वॉल्यूम घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो होगा वो कम जाएगा। ठीक है। और वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर गैस का हम लोग बात करते हैं तो गैस का अगर हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा ना कि यहाँ पे देखिए, अब गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जो होता है वो गैस का डेंसिटी जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है। एक मिनट। तो गैस का जो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका जो डेंसिटी होता है वो कर जाता है इंक्रीज। क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जैसे ही गैस का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या होने लगता ना है कि पार्टिकल को उसके गैस के मॉलिक्यूल के बीच में होने लगता है कोलिजन, और कोलिजन होने के कारण जो उसका है वो डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है। और इसका डेंसिटी जो होगा लिक्विड का वो डेंसिटी कम जाएगा। इतना ही चीज़ आपको जानना था डेंसिटी में। और हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करेंगे स्पेसिफिक वेट, वो बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है।